जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। लीजिए सुनिए रूपक फूल कुंवर की लोक गाथा। लेखक हैं श्री जीवन यदु और रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहन सी रामानी। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य वीरों और वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। मध्य युग के काल पृष्ठों पर युद्धों के इतिहास की स्याही फैली हुई है। जहां रक्त की लाली ही मसी है, रक्त से आकार ग्रहण करते से प्रतीत होते हैं, वहां यशः शब्द, वहां रेखाएं लेखनी से नहीं तलवार से खींची जाती रही हैं। फूल कुंवर की गाथा एक ऐसी वीरांगना की है जिसका नाम इतिहास के पृष्ठों पर अंकित होने से रह गया, किंतु लोक के होठों पर आज भी अंकित है। इतिहास चूक गया एक ऐसे नाम को अपने सीने में समेटने से, जिससे उसका सीना गर्व से और चौड़ा हो सकता था। दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं के नाम के साथ फूल कुंवर का नाम भी दमकता होता इतिहास के माथे पर। विस्मृति का भंवर इस नाम को अतल की गहराइयों में डुबा नहीं सका आज तक। राजा जगत सिंह की पुत्री थी फूल कुंवर। वो लाडली बेटी थी राजा जगत सिंह की। पुत्रहीन राजा की एकमात्र पुत्री थी वो। प्रजा को भी प्रिय थी फूल कुंवर। जैसा नाम वैसी ही फूल सी सुंदर, किंतु उसने फूल की तरह मुरझाना नहीं सीखा था। वो फूल की तरह सुगंध तो फैला सकती थी, किंतु किसी भी स्थिति में कांटों का आघात सहने को तैयार न थी। जगत सिंह था दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा होना गर्व की बात हर युग में रही है, किंतु दिल्ली वह तो रणस्थली भी रही है सदा से, सदा शत्रुओं से घिरी हुई, हमेशा रणवीरों के अश्वों की टापों को सुनती हुई, तेग तलवारों के टकराने और तोप के गोलों के फूटने की भयानक आवाजों के बीच खड़ी हुई। तब ऐसा कोई राजा नहीं था जिसकी आंख दिल्ली के राज सिंहासन पर न लगी हो। दिल्ली के सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए सदैव तत्पर। यदि राजाज्ञा हो तो पलक झपकते अश्वों पर सवार हो सकने वाली सेना थी दिल्ली के पास। लेकिन किंतु मगर राजाज्ञा दे तो कैसे, कौन? प्रश्न कठिन था दिल्ली के लिए। राजा जगत सिंह वृद्ध और निर्बल, राजा जगत सिंह पुत्रहीन और पुत्रहीनता की चिंताओं में उलझा हुआ, राजा पुत्रहीन और दिल्ली युवराज विहीन। प्राचीन काल की परंपरा के अनुसार दरबारी भाटचारण दरबार में वीर रस से ओत-प्रोत कविताएं सुनाया करते थे, ताकि वृद्ध और चिंताग्रस्त राजा जगत सिंह की शिथिल नसों में वीरता का संचरण हो सके। दिल्ली सगोपन नगरी जी हाजी जगत सिंह राजे जी बिजली से तला वार चमकती थी हरियो के गिरती गाज जी राय जगत सिंह
बड़ा बहादुर ते गरजत बैरी थर रावण जी। रण में ऐसी रार मचावे के उनकी उपमा कहीं न पाए। एक के मारे 100 मर जावे ते 100 मारे तो मरे 1000। अगिल सिखासी लापका करती रे राय जगत सिंह के तलवार लिल्ली हंसा पर करे सवारी औसा तलिए आंधी तूफान। ऐसे लिल्ली हंसा के फौज काका के संग में जाते जातीगा। चलते ज्योवर जुनके बाने के पल में दिखे युद्ध भूमि में। पल में आवे ते दरबारे के पल में आवे ते दरबार। पल में शाहजनी हाथे जाकर बीवन से करती कार्य जी। सच्चे काका थे मुरली बनगा। चारण कवियों की अतिशोक्तिपूर्ण कविताओं को सुनकर वृद्ध जगत सिंह को अपनी युवावस्था का स्मरण हुआ था। प्रसन्न मन से चारण कवियों को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देते, किंतु जगत सिंह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि ये सब अतीत की बातें हैं। वे अपने वर्तमान से उदासीन नहीं, रुष्ट भी थे। राजतंत्र में राजा का पुत्रहीन होना राज सिंहासन के लिए अशुभ संकेत ही था। राज दरबार में कभी कभी आ बैठती थी राजा जगत सिंह की लाडली राजपुत्री फूल कुंवर। दरबारीगण उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते तो थे, किंतु राजपुत्री का राजपुत्री होना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। काश ये फूल कुमार होती। काश ये युवराज के आसन पर आसीन होती, मूंछों पर ताव देती हुई। राजकन्या फूल कुंवर पिता की उदासी का कारण जानती थी, किंतु वो कर भी क्या सकती थी। उनके पिता अपने चौथेपन में एक पुत्र के लिए तरस रहे थे। फूल कुंवर के मन में बार बार ये प्रश्न उठते, क्या पुत्र होना पुत्री होने से अधिक महत्वपूर्ण बात है? क्या पुत्री का कोई महत्व नहीं? क्या पुत्री अपने माता पिता का रक्षण एवं पोषण नहीं कर सकती? आखिर उनके पिता दुखी और उदास क्यों होते हैं? दिल्ली के अधिपति जगत सिंह के सामने आठों पहर खड़ा रहता था एक ही प्रश्न, कौन होगा उनके पश्चात दिल्ली की गद्दी का वारिस? कौन करेगा रक्षा उनकी दिल्ली की? राजकन्या फूल कुंवर? नहीं, वो तो फूलों की तरह कोमलांगी है। वो क्या जाने तलवारों की भाषा, वो क्या समझे राजनीति की उठापटक। वो आज है, कल नहीं होगी इस राजमहल में। किसी राजा की पटरानी बनकर चली जाएगी कल क्या होगा? राजा को कल की चिंता खाए जा रही थी। पिता को चिंताग्रस्त देखकर फूल कुंवर को दुख होता, प्रश्नाकुल हो जाता उसका मन। वो क्यों तुल रही है पुत्र और पुत्री की तुला पर? वो सोचती, इस दुनिया में कितने ही पुत्रवान ऐसे हैं जिनके पुत्र कायर और निकम्मे निकले। अब वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे पुत्रवान होने से लाभ क्या? ऐसे कितने ही पुत्रीवानों के नाम को उनकी पुत्रियों ने अमर कर दिया है। मनुष्य के मन की एक कैसी विडंबना है कि पिता का मन फिर भी पुत्रवान बनने कामना करता रहता है। एक दिन राजकन्या फूल कुंवर ने निश्चय किया कि वो अंदर ऐसे गुणों का विकास करेगी
जो किसी राजपुत्र में ही संभव है। वो दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी राजपुत्र से कम नहीं। और उसी दिन से उसने बंद कर दिए गुड़ियों के खेल। वो जाने लगी आयुधशाला, सीखने लगी आयुधों का चालन, रण कौशल सीखने लगी। अथक अभ्यास ने उसे निपुण कर दिया शस्त्र विधा में। रणव्यूह की बारीकियां समझने लगी। उसने धारण करना प्रारंभ कर दिया शूरवीरों का ओजस्वी परिधान। हाँ, आयुधशाला के सभी कर्मचारी उसकी आज्ञा के अधीन थे, उसके राजदार थे। महाराज और महारानी को उसके इस नए रूप की खबर ही नहीं हुई। वीर वेश में राजकन्या फूल कुमारी एक खूबसूरत राजकुमार ही लगती थी कि एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जो संभावित थी। पटना के पठान राजा की आंख दिल्ली पर न जाने कब से गड़ी थी। वो आ धमका था दिल्ली की सरहद पर। पटना के पठान का दूत उसका पत्र लेकर दिल्ली दरबार में आ गया। सावधान, सावधान! दिल्ली के अधिपति, वीरों के वीर महाराजा जगत सिंह दरबार में पधार रहे हैं। आप सभी आसन ग्रहण करें। हाँ, महामंत्री महोदय, आज मुझे अचानक क्यों बुलाया गया है? आप सभी जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्षमा करें महाराज, संकट की घड़ी आ गई है। पटना के पठान राजा का पत्र लेकर उसका दूत आया है। क्या चाहता है पटनाधीश? पत्र दिखाओ। महाराज, वो हमारी दिल्ली चाहता है। उसका पत्र युद्ध की धमकियों से भरा हुआ है। उसे क्या उत्तर दें महाराज? पाँच के चिट्ठी ला राजा जगत सिंह, माने मनायो दिल में मजावत जी। पहली बाचा थे मोरे रामे रामल भैया, दूसर में बाचा थे राजा जगत राजा जी। रौना भाटा में मचे है लड़ाई वाला, तो ते जाना था कहा थे रागी तो चुप्पे चाप राजला दे दे, नहीं ते देबे तो ऐसे लड़ाई करियो कहा थे। रौना भाटा में बलावा थे रागी। वाह बाबा सिंह, तरी नरी नहा नारी नहना मरसुना तरी नरी नगा नारी नहना तरी नरी नगा नारी नहना मरसुना तरी नरी नगा नारी नहना। वाह बाबा सिंह, ऐसे मूल धर के सोचल लागा थे राजा, न मोर कोरा में बेटा नहीं ये कहा थे। रोवा थे अपन भागला के मोर कोरा में बेटा नहीं है। ये एक ठन बेटी है तेकर का विश्वास करी हो कहा थे। मने मन में गुना लागा थे रागी। पटना के पठान राजा के पत्र का उत्तर क्या दिया जाए? महाराज जगत सिंह चिल्लाना चाहते थे, युद्ध युद्ध युद्ध, किंतु उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी।
उधर वृद्ध राजा जगत सिंह युद्ध से घबराए हुए बैठे थे दरबार में, और इधर रनिवास राजा के लौटने से चिंतित हो रहा था। जब जगत सिंह दरबार से लौटे तो बहुत विलंब हो चुका था। चेहरे पर उदासी और दुश्चिंताओं के जाले आच्छादित हो चुके थे। राजा ने भोजन करने से इनकार कर दिया। फूल कुंवर ने अपने पिता से विलंब से लौटने और उदासी का कारण पूछा। राजा जगत ने फूल कुंवर से सारी बात कह दी। ये निश्चित ही चिंता में डालने वाली बात थी। जब जगत सिंह दरबार से लौटे है तो बहुत देरी होगी कि दूध सोचा थे मने मान अवला आके देख के पूछा थे रागे। कैसे पूछा थेगा? कहा लागे? अब बेटी फूल कुंवर मोर पेट गजब पिरा थे बेटी। हाँ मोर तो मूड में बेटी के दर्द में कैसे देखा पेट तोर पिरा थे दादा सोट खवा दो का कहा थे बेटी। मूड तोर पिरा थे तो सोट हला खवा दो लगा दो कहा थे। दुख पिरला हर लेते मौला बता ना दादा। ऐसे की के गोहरामा लागा थे। अब राजा के लिखे पाती ला देख के बेटी फूल कुंवर ला दिखा थेगा और असमंजस के अपन बात ला कैसे बताओ बेटी। एक सती मन मन में गुनत रहे हो। बेटी के जात कैसे लड़ाई में भेजो की के कहत रहे। तरी नारी रे नारा रे भाई मरना नारी नाराए हो ओ तरी नारी नारा रे भैया मरना नारी नाराए हो। तुम धीरज धरो दादा। ऐसे की के बाप ला समझावा लागा थेगा। ऐसे फूल कुंवर मने मन में तैयारी करके ऐसे विचार करके मने मन समझावा थे। तय हार झन मान मैं तोर बल लड़ी हूँ बेटी दादा। यही बात ला घेरी बेरी में घोरावा था। हार झन मार पिता जगत सिंह ने पुत्री को रण क्षेत्र में जाने से मना कर दिया। माता आंसू बहाने लगी, लेकिन युवा पुत्री के संकल्प के आगे वे कर भी क्या सकते थे। उसने तो राज्य और राज सिंहासन की रक्षा के संकल्प को अपनी आत्मा और प्राणों से पहले ही बांध लिया था। उसने सोचा यह संकट की घड़ी नहीं है, अपितु संकल्पों की परीक्षा का दैव प्रदत्त अवसर है। इस अवसर को वो कैसे जाने दे अपने हाथ से। ऐसे ही अवसर की बाट तो वीर और वीरांगनाएं जोहती हैं। फूल कुंवर ने अपनी माता से पुरुषोचित कपड़े मांगे। जब पूरी साज सज्जा हो गई तब फूल कुंवर इंद्र के घोड़े में सवार हो गई। वीरांगना फूल कुंवर का वीर वेश देखते ही बनता था। कमर से बंधे मयान में 5 फुट की चमचमाती तलवार, दाएं हाथ में लौह बल्लम और बाएं हाथ ढाल, वक्ष पर कठिन कठोर चमचमाता कवच, सिर पर शिरस्त्राण, माथे पर कुमकुम अक्षत, आंखों में रणाकुलता की लाली। उसे जो भी देखता उसे महिष मर्दिनी दुर्गा का ही रूप दिखाई देता। दिल्ली की निराश प्रजा के मन में आशा का संचार हो गया। अब खैर नहीं पटना के पठान राजा की, साक्षात दुर्गा ही निकल पड़ी है रणांगण में। अब कौन बचाएगा उस पटनाधीश मुगल को।
सिंह दानव दलना के जय 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 कपिसूर हो। ऐसे कई के एक घंटे में लड़ाई के मैदान में पहुंच गए और फूल कुंवर बेटी हाँ माल गुजार हा देख के फूल कुंवर ला ओला देख के मुगल मुखे मुख मा ठाड़ सुखा गए। अरे बेटी ला भेजे है वे दादा तो औ घरे बैठे है अपन तिरिया सही एड़ी के रिसा तरुआ में चढ़ गए ओ खाट ऐसे डरपोक ना बाप के बेटिया कहा थे रागी। अरे तरी नारी नानर भैया वरनारी नानाए गो औ तरी नारी नानर भैया मोर नानारी नानाए हो। रागी भैया ऐसे माता पिता के रक्षण में दीवला होम देवैया बेटी के कथा ये फूल कुंवर वीरांगना के कथा ये संगी का आदिवासी सच्चे राम नगर है राम के मुझसे गंगा तिला राज महाराजा के चौके हनुमत वीर का हाथेगा। युद्ध के मैदान में पैदल से पैदल, हाथी से हाथी और घुड़सवारों से घुड़सवार भिड़ गए। फूल कुंवर ने पहले मुगलों की 3000 सेना को काटकर बिछा दिया। जब वो मुगल राजा के पास पहुंची तो मुगल राजा के प्राण सूख गए। उसे घेर कर खड़ी हो गई 5000 मुगल सेना। रणचंडिका के समक्ष सूखे पत्तों की तरह उड़ गई वो सेना। वीरांगना फूल कुंवर ने मुगल राजा को पकड़ लिया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुगल राजा पीठ दिखाकर भाग निकला वापस पटना की ओर। दिल्ली की रक्षा की एक वीरांगना ने, एक बेटी ने। सुप्रसिद्ध लेखक दयाशंकर शुक्ल ने लिखा है, कथा का उद्देश्य नारियों में कर्तव्य भावना का उद्रेक करना है। कथा में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है। उद्देश्य परखता ही इस गाथा गीत की आत्मा है। ये गाथा गीत अन्य गाथा गीतों से इस मायने में अलग है कि ये कहानी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होकर भी इसकी कथा सीमा छत्तीसगढ़ को नहीं घेरती, अपितु दिल्ली और पटना के क्षेत्र को रूपायित करती है। इसकी सीमा में छत्तीसगढ़ भले ही ना हो, किंतु छत्तीसगढ़ की आत्मा अवश्य है। ये गाथा आज के युग में भी प्रासंगिक है। आज भी पुत्रियों के पिता पुत्र कामना से ग्रस्त हैं। वे ये नहीं सोच पाते कि उनकी पुत्री भी फूल कुंवर सी माता पिता को रक्षण और पोषण दे सकती है। वीरांगना फूल कुंवर की गाथा एक उदाहरण है समाज के सामने कि पुत्री होना भी पुत्र होने से कम महत्व की बात नहीं है। जो भी इस गाथा पर चिंतन करेगा उसकी आत्मा में ये आवाज अवश्य गूंजेगी, बेटी हो तो ऐसी फूल कुंवर के जैसी। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से।
रस इनमें है इतिहास की छाया। मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया। मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे रूपक फूल कुंवर की लोक गाथा। लेखक श्री जीवन यदु, वाचक स्वर योगेश नैयर और प्रीति राज वैद्य के, नाट्य स्वर गौसुल रशीद, शीतल शर्मा और प्रदीप चक्रवर्ती के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, राम स्वरूप यदु और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड, विवेक टांक और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से।